नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर पुलिसकर्मियों को पटना के सैदपुर हॉस्टल को खाली करने के आदेश पटना हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और आज शाम तक ये वक्त दिया गया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश में कोर्ट ने पहले भी हॉस्टल से अवैध कब्जा हटाने को लेकर आदेश दिया हुआ था प्रशासन को और पुलिसकर्मियों को हॉस्टल से नहीं हटाया गया, ये भी जानकारी सामने आई। प्रशासन ने पुलिसकर्मियों को हॉस्टल से नहीं हटाया। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कार्रवाई के आदेश एक बार फिर से दिए हैं। 11 अक्टूबर को राज्य सरकार को रिपोर्ट इस बाबत पेश करने के निर्देश भी निर्गत किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर सैदपुर हॉस्टल खाली करने के आदेश पुलिसकर्मियों को मिले हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शाम तक का वक्त जो है वो दिया गया है इसे खाली कराने को लेकर। हालांकि ये आदेश पहले भी दिए गए थे, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई और अब कोर्ट ने इस पर एक बार फिर से संज्ञान लिया है और 11 अक्टूबर को राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। मुंगेर में AK-47 मिलने के मामले में पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मंजर आलम को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस ने मुंगेर पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। मंजर आलम को पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंजर के पास से एक पिस्टल भी जब्त की है जो मुंगेर मेड है और फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो मुंगेर में AK-47 प्रकरण में ये गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंजर आलम की गिरफ्तारी, जो कि मुख्य आरोपी है, और अब इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। में AK-47 से जुड़ा जो मामला दर्ज हुआ था मुंगेर में, उसमें भी इसकी तलाश की जा रही थी और पूर्व में पटना जिला अंतर्गत 2014 में एक मामला दर्ज हुआ था जक्कनपुर थाना अंतर्गत, जिसमें एक गाड़ी में कई गोलियां और हथियार की बरामदगी हुई थी। उसमें ये अभी तक हम लोगों की गिरफ्त में नहीं आए थे। इनसे पूछताछ की जा रही है। इन्होंने काफ़ी बातें हम लोगों को बताई हैं, पर अभी काफ़ी पूछताछ इनसे की जानी है, जिसके बाद अहम खुलासे हो सकते हैं। ये नाम बदल के रह रहे हैं। उसी दौरान बुद्धा कॉलोनी थाना का अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया और जब इनकी पहचान करवाई गई तो ये मंजर आलम इनका नाम था। तो इसके बाद इस चीज़ का खुलासा हुआ कि ये उस चीज़ में भी फरार चल रहे थे और हमारा जो कांड जक्कनपुर में था उसमें भी इनकी तलाश हम लोगों की थी। तो मुंगेर एसपी ने कहा कि मंजर आलम बिहार के गया, औरंगाबाद और झारखंड में AK-47 बेचा करता था। उन्होंने कहा कि जबलपुर CTPO से AK-47 इमरान और शमशेर मंगवाते थे, जिसके बाद मंजर और इरफान तक इसे पहुंचाया जाता था और उसे बेचा जाता था इनकी तरफ से। एसपी ने कहा कि इरफान को कुछ दिन पहले रामगढ़ के गिद्धी गांव से गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने यह भी कहा कि गिरफ्तार मंजर झारखंड के रामगढ़ में अपने रिश्तेदार के मार्फत कोयले में काफी पैसा लगाया हुआ है इसने और जो हथियारों को बेचकर इसने कमाया है। जो शमशेर और इमरान जो हथियार मंगाते थे जबलपुर से, उसको उन्होंने भारी मात्रा में आगे दो लोगों को मुख्य रूप से सप्लाई किया है। इसमें से एक मंजी है, एक इरफान है। इरफान को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। उसने कुछ जानकारियाँ बताई हैं, उनके आधार पर गिरफ्तारी भी हुई है और अब बाकी की जानकारियाँ मंजर आलम जो रिमांड पे आएगा उसके द्वारा हम लोगों को मिल पाएंगी। इसकी ससुराल है, इसके साले सेटल्ड हैं रामगढ़ में, झारखंड में, गिद्दी में। वहाँ पे काफ़ी पैसा इसने कोयला के कारोबार में लगाया हुआ है, जो हथियारों की सेल के द्वारा इसने कमाया है और उस रूट के थ्रू काफ़ी हथियार नक्सलियों को या उस क्षेत्र के अपराधियों को सप्लाई किए जाने की बात अभी तक सामने आई है। दूसरा रूट और नेटवर्क इसका गया औरंगाबाद वाला है। यहाँ से भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं और कुछ लोग अभी फिरार हैं। तो औरंगाबाद और गया के कुछ लोगों के माध्यम से इसने हथियार वहाँ के। मुजफ्फरपुर बालिका गृह उत्पीड़न कांड के बाद सुर्खियों में आई पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान मंजू वर्मा के घर से कारतूस की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद उन पर पुलिस की दबिश बढ़ गई थी। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन जस्टिस सुधीर कुमार सिंह की कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मंजू वर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पटना में IAS अधिकारी की पत्नी से 84 लाख ठगने वाला
नाइजीरियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर अपराध में साथ देने वाले उसके सहयोगियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्थिक अपराध इकाई साइबर सेल पटना की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इन साइबर फ्रॉड करने वालों को धर दबोचा। गिरफ्तार फ्रॉड करने वालों के पास से एटीएम कार्ड, लैपटॉप, 1,45,000 रुपए नकद और कई बैंक के पासबुक जब्त किए गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि अगस्त महीने में एक आईएएस की पत्नी ने पाटलिपुत्र थाने में ठगी का मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। बिहार में पुलिस की सख्ती और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की अपील का भी अपराधियों पर कोई असर नहीं दिख रहा। कल रात अपराधियों ने छपरा में बीजेपी नेता गंगोत्री प्रसाद के बेटे पीयूष आनंद की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से नाराज लोगों ने आज छपरा बंद कर रखा है। आपको बता दें कि पीयूष आनंद सदर अस्पताल में दवा वितरण केंद्र पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। बाइक से गड़खा थाना क्षेत्र के अलोनी गांव जाने के दौरान घात लगाए अपराधियों ने उनकी हत्या की। पीयूष आनंद बीजेपी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ से जुड़े हुए थे। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है और अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। छपरा में स्वास्थ्य कर्मी पीयूष की हत्या के बाद विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बिगड़ती विधि व्यवस्था से परेशान महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आज छपरा में भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू बहने लगे। सांसद पीयूष को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बिगड़ती विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और पुलिस प्रशासन से हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान सांसद की आंखें नम हो गईं, क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या छपरा में हो चुकी है, लेकिन अधिकांश मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मंत्री और राज्य के डीजीपी से बात करूंगा और पुनः मैं दोहराना चाहता हूं कि आवश्यकता पड़ने पर देश के गृह मंत्री से बात करूंगा और पुनः मैं आरक्षी अधीक्षक को यह कहता हूं कि इसको आप चैलेंज के तहत लीजिए, इसको आप स्वीकार करिए इस चैलेंज को कि हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे। हत्याएं आपके जमाने में होती रहेगी कि हत्यारे गिरफ्तार होंगे और हत्याएं बंद होगी। ऐसे पीयूष आनंद की हत्या कोई एक हत्या नहीं, अनेकों ऐसी हत्याएं हुई है। उस हत्याओं पर विराम लगाने का काम करिए। और मैं पुनः कहना चाहता हूं कि पीयूष आनंद के इस हत्या बाएं नहीं जाएगी, पीयूष आनंद का शहादत बाएं नहीं जाएगी। गुजरात में हिंदी भाषियों पर हो रहे हमलों के बीच बिहारियों के पलायन का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी पटना जंक्शन पर गुजरात से आने वाले बिहारियों की भारी भीड़ देखी गई। कई लोग गुजरात के हालात पर चर्चा कर सहम उठते हैं, तो कई ऐसे हैं जो शरीर पर गहरे जख्म के साथ दर्द लेकर लौटे हैं। पीड़ितों का ये दावा है कि अगर ये गुजरात नहीं छोड़ते तो उनकी जान भी जा सकती थी। क्या आदमी का तो पैर हाथ तोड़ दिया वहीं पे। भर्ती है क्या वहाँ पर? हाँ, बड़ौदा हॉस्पिटल में भर्ती है सिविल में। रूम में बंद करके कपड़ा खोल के मार रहा है। कपड़ा खोल के मार रहा है, भागो बिहारी, बहुत मारता है। अरे भागो बिहारी, यहाँ कुछ नहीं है, तुम लोग कहीं जाओ अपना देश। ढूंढ ढूंढ के जहाँ देख रहा है कि एक बिहारी है, सबको वही मार के। महिलाओं के साथ ही मारपीट, महिला पुरुष सब, बच्चा के साथ तक थे, बच्चा के भी मार। कोई इंसान को नहीं छोड़ रहा है, कोई छोड़ नहीं रहा। आप लोग वहाँ से जान बचा के भागे। दुनिया में रोटी भी नहीं खाया, सुबह सुबह बैग उठा के मारा बाल बच्चे के साथ। बहुत बुरे हाल, पब्लिक को तो देखना नहीं चाह रहा, जहाँ देख रहा वही मार। सीएम नीतीश कुमार बिहारियों पर हो रहे हमले के बाद लगातार गुजरात सरकार और वहां के प्रशासन से संपर्क में है। गुजरात के गृह सचिव और डीजीपी से सीएम नीतीश कुमार लगातार बात कर रहे हैं। पटना में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी। वहीं डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने गुजरात में बिहारियों पर हो रहे हमले के पीछे कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर को जिम्मेदार बताया। हमारे यहाँ से चीफ सेक्रेटरी, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी के संपर्क में है, डीजीपी वहाँ के डीजीपी के संपर्क में है और सबसे बातचीत हो रही है निरंतर। और हम लोगों का आग्रह है, अपील है कि इसके बारे में जो कुछ भी वहाँ कुछ लोगों के द्वारा किया गया, वहाँ पूरी मजबूती के साथ लोग रहें और इसके लिए हम लोग निरंतर संपर्क। कांग्रेस को अविलंब अल्पेश ठाकुर जैसे लोगों को जो दूसरे राज्यों के लोगों के प्रति घृणा का भाव या हमला करवा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो गुजरात सरकार से भी आग्रह करूंगा, अगर आवश्यकता पड़े
अल्पेश ठाकुर जैसे लोगों को पकड़ कर जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा का पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें विधानसभा में नियुक्ति को लेकर सभी जानकारियां दी जाएंगी। आज 400 पदों के लिए रिक्तियां निकली हैं, जिसे पोर्टल पर ही भरा जा सकता है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि इससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पारदर्शिता को अपनाते हुए ये व्यवस्था की गई है और इसी के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें सारी जानकारी उपलब्ध होगी। के लिए जो रिक्तियों की सूचना निकली है, वैकेंसी निकला है, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के लिए पोर्टल का हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है आपके सामने। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब यहाँ नियुक्तियाँ ऑनलाइन ही होंगी। कांग्रेस का 25 अक्टूबर से शुरू होने वाला आंदोलन अब 16 नवंबर से शुरू होगा। महापर्व छठ को लेकर यह बदलाव किया गया है। 16 नवंबर से प्रखंड स्तर से शुरू हो रहे आंदोलन जिला मुख्यालय से लेकर राजभवन तक चलेंगे। कैराना उपचुनाव परिणाम के बाद से कांग्रेस किसानों को लेकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है, जिससे दिल्ली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज से और बल मिला है। किसानों के इस इश्यू पे कांग्रेस लड़ेगी। हर प्रखंड लेवल पे हम जन जागृति अभियान किसानों के लिए करके हम नवंबर के सेकेंड वीक में हर प्रखंड पे हमारा मेमोरेंडम देंगे और हमारी मांग रखेंगे। केवल अखबार में और संसद में बयान दे देने से कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना हो गया, दलहन का इतना हो गया, गेहूं का इतना हो गया, उससे कोई किसानों का भला होने वाला नहीं है। मैं आपको सत्यता के साथ कह रहा हूँ, आप पता कर लीजिए, बक्सर के इलाके, बक्सर से लेके और वहाँ भभुआ तक चले जाइए। जब प्रोक्योरमेंट यहाँ शुरू होता है, धान मार्केट में आता है, तो यहीं का धान और चावल ट्रेन में भर भर के लोग ले जाते हैं चंडीगढ़ में, और वहाँ प्रोक्योरमेंट दिखाया जाता है यहाँ के उपज का। देश की राजनीति में युवाओं की भूमिका को सभी पार्टियां गंभीरता से ले रही हैं। खासतौर पर बीजेपी युवा शक्ति को मजबूत करने में जुटी हुई है, जबकि जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी यूथ के नेतृत्व की बेहतरी पर जोर दे रही है। नेताओं का तर्क ये है कि पिछली बार केंद्र की सत्ता में बीजेपी इसलिए आई क्योंकि देश में के युवाओं ने पार्टी को जमकर समर्थन दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले युवा शक्ति पर जोर, युवाओं को गोलबंद करने में जुटी सभी पार्टियां। युवा शक्ति, यूथ के नेतृत्व को प्राथमिकता क्यों? देश की सियासत में युवाओं का अहम रोल है। इतिहास गवाह रहा है कि जब जब युवाओं ने आंदोलन किया, देश की सत्ता हिली है। इसी युवा शक्ति के महत्व को समझते हुए सभी राजनीतिक दल अपने यूथ विंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी काफी उत्साहित इसलिए भी है क्योंकि 2014 की केंद्र की सत्ता उसे युवाओं की बदौलत ही मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी ना किसी एक व्यक्ति के पीछे चलती है, ना किसी एक व्यवस्था से चलती है। ये स्टेज बाय स्टेज अपने लीडरशिप को खड़ा करता है। आपको स्पष्ट दिखते होंगे, 20 साल श्रीमती सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, उनके सुपुत्र अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। लालू प्रसाद जी, फिर मैडम आई, अब उनके पुत्र आ गए। एक भाई जाएगा, दूसरा भाई आएगा, उसके बाद भी उनकी बहन आएंगी, उनकी पत्नी आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी के बाद कांग्रेस और आरजेडी इसलिए युवाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि उनका नेतृत्व युवा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी युवा हैं, जबकि आरजेडी का मानना है कि बीजेपी ने युवाओं को केवल धोखा दिया और आने वाले समय में युवा बिहार में तेजस्वी तेज प्रताप के साथ होंगे। जेडीयू, बीजेपी, इनके पास कौन सा यंग लीडरशिप है भाई, ये बताएं। मैं सैकड़ों नाम गिना दूंगा कांग्रेस पार्टी की कौन कौन यंग लीडरशिप, यंग नया फेस लाया है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही युवा है। हमने देखा है, मैंने जो यादव बूथ है, जिसके बारे में एक धारणा है यादव समाज के बारे में कि वो बंधा हुआ है लालू यादव के साथ, यादव बूथ जहाँ 100% यादव का बूथ है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को मिल गया पिछले चुनाव में 2014 में। क्यों? उसके पीछे युवा था। उन नौजवानों में, उन युवाओं में गंभीर हताशा है, गंभीर निराशा है। उनको लगता है कि जैसे हमको ठग लिया गया।
चूंकि जेडीयू बिहार में सत्तारूढ़ दल है, लिहाजा युवाओं की शक्ति को पार्टी बखूबी जानती है। जिला स्तर पर यूथ सम्मेलन कर पार्टी युवाओं को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगी है और इसी बहाने वार विपक्ष पर भी कर रही है। बदलते दौर है कि जाति और धर्म के नाम पर चाहे वह हत्या का आरोपी रहे, डकैती का आरोपी रहे, बलात्कार का आरोपी रहे, भ्रष्टाचार का आरोपी रहे, वैसे लोग भी यूथ आइकॉन बनने का मन के अंदर दावा करते हैं। लेकिन जो युवाओं के लिए वैकल्पिक नीति लेकर के आएगा, उनके रोजगार, शिक्षा, उनके जीवन दशा के बदलाव का वह आइकॉन होगा। हालांकि लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, रामविलास पासवान सरीखे नेता एक समय यूथ के आइकन हुआ करते थे और इन सभी ने अपनी युवा अवस्था में युवाओं के दम पर खूब सियासत भी की। लेकिन बात अभी यूथ वोट बैंक की है, सो सभी पार्टियां अपनी नीति और नियत के जरिए युवाओं को अपने अपने पक्ष में करने में जुटी हैं। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18bihar.com।